नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे हम अपनी इस वन शॉट सीरीज़ में। उसमें मैंने आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया था कि नाइट्रिक एसिड को किस प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो पिछले टर्म पे मैंने आपको कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन समझा दिया था। आज मैं आप लोगों को नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन बताऊंगा। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा नॉन मेटल्स को, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ। तो I2 कार्बन और सल्फर। देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस रिएक्शन में हमको मान लो अगर नीट में पूछ लिया जाता है कि एक I2 के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए HNO3 के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, तो ये बड़ा सा टफ थोड़ा हो जाता है क्योंकि I2 के साथ 10 है, कार्बन के साथ 8 है, ठीक है, और ऐसे सल्फ़र के साथ तुम्हारा 48 है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस आपको ये करना है बच्चों कि I2 के साथ बस ये याद रखना है। जैसे देखो, सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फ़र के सेल में और 8 सल्फ़र हैं, ठीक है। तो S8 है, तो 8 छक कितना होता है? 48 होता है। तो यहाँ पे 48 HNO3 लगेगा। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में या फिर कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 HNO3 लगेगा। अब देखो, आयोडीन जो होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, लेकिन इसके सेल में तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 5 ही इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग मेनली शो करता है। तो 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 10 HNO3 हो गया। तो जब आयोडीन का HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको मिलता है HiO3। I2 यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था यहाँ, और यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे I2 को HNO3 क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। बात करते हैं कार्बन। कार्बन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब HNO3 के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो अगर 0 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई जा रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये बात आप इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं सल्फर। एसिड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है। ये एसिड में जब सल्फर होता है बच्चा, तो सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, पर यहाँ HNO3 के फॉर्म में चला आया, और HNO3 में सल्फर ठीक है, H2SO4 के फॉर्म में चला आया। तो H2SO4 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, ठीक है। कितना होता है? +6। तो अगर कोई भी एटम 0 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि उस एटम का क्या हो रहा है? उस एटम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो, अब हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेट आयन का। जैसे यहाँ पे HNO3 पढ़ रहे थे, ठीक है, HNO3। अब HNO3 जब आयोनाइज होता है तो क्या देता है? एक तो ये देता है H+ और एक ये देता है NO3-। NO3- को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिवीजन सीरीज है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें हर एक चीज़ पढ़ाई जाए, क्योंकि फिर इतना समय नहीं है अपने पास। लेकिन हम लोग सारे मेजर पोर्शंस जितने हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो HNO3 जब आयोनाइज होता है बच्चों तो देता है H+ और NO3-। इस NO3- को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। अब ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करोगे तुम? जैसे अगर मान लो तुमको कंफर्म करना है कि तुमको नाइट्रेट आयन का टेस्ट करना है, तो तुम कैसे करोगे? तो तुमको करना क्या होता है? नाइट्रेट, अगर मान लो ये कोई सोल्यूशन पड़ा है, मान लो इसमें नाइट्रेट आयन मौजूद है और तुम्हें टेस्ट करना, तो तुम इसमें क्या करोगे? FeSO4 डालोगे। अब FeSO4 में आयरन जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। अब इसमें तुम डालोगे FeSO4, उसके बाद इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालोगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालोगे। नाइट्रेट आयन डाला तुमने। अब नाइट्रेट आयन को टेस्ट करने के लिए तुम इसमें पहले FeSO4 डालोगे और उसमें डालोगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अब जैसा कि तुमको मालूम है कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
तो नाइट्रेट आयन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर नाइट्रेट आयन मौजूद होगा, टेस्ट कर रहे हो, तो अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा तो हम लोग यही बताएंगे ना कि पॉजिटिव क्यों आया है। ये तो हम नहीं बता सकते कि ये तो हम लोग नहीं बात करते कि निगेटिव क्यों आया है टेस्ट। तो पॉजिटिव क्यों आता है इसके बारे में बात करते हैं। वो कैसे टेस्ट, उसको उस जो वर्ल्ड फेमस टेस्ट है नाइट्रेट आयन का, उसको कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट। ये क्लास 9 से ही हम लोगों को पढ़ाया जाने लगता है, लेकिन एक्चुअली 11th-12th में हम लोगों को इसके ऊपर प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तब नाइट्रेट आयन क्या होता है, यहाँ पे FeSO4 में जो Fe2 मौजूद होता है, Fe2+, नाइट्रेट आयन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों Fe3+ में। अब Fe3+ और साथ में बनता है वाटर। Fe3+ और वाटर मिल के एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं FeS2O का होल 6⁻²+। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे जो NO बना था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स NO के साथ रिएक्शन करके बनाता है FeH2O का 5NO+ और साथ में बनता है वाटर। ठीक है। तो ये जो NO होता है, ये यहाँ पे Fe जो +3 में मौजूद था, इसको कन्वर्ट कर देता है +1 में। ठीक है। और ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, बस तुमको इतना काम करना होता है, उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप होती है। और ये जो तुम्हारा बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeH2O5NO+, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है और रिंग जैसी अपीयरेंस टेस्ट ट्यूब में बन जाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो अगर नाइट्रेट मौजूद होगा बच्चों सॉल्यूशन में और उसमें तुम स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड डालोगे सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले Fe2+ जो है FeSO4 का, वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। फिर Fe3+ वाटर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद NO क्या करेगा, जो वाटर के साथ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में Fe3+ है, उसको रिड्यूस कर देगा Fe+ में। और इस कॉम्प्लेक्स का एक स्पेसिफिक कलर होता है जो कि ब्राउन कलर का दिखता है और हमको कंफर्म हो जाता है कि नाइट्रेट इसमें क्या था, मौजूद था। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस क्या है? तो फॉस्फोरस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फॉस्फोरस 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले को बोलते हैं वाइट फॉस्फोरस, दूसरे को बोलते हैं रेड फॉस्फोरस और तीसरे को हम बोलते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। तो मेनली तुमको याद रखना है जो फॉस्फोरस है वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला वाइट फॉस्फोरस सबसे अनस्टेबल माना जाता है, फिर है तुम्हारा रेड फॉस्फोरस और सबसे लास्ट में है तुम्हारा ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में एक और बात बता देता हूँ बच्चों। ब्लैक फॉस्फोरस 2 फॉर्म में, 2 स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। एक तुम्हारा होता है अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। देखो बच्चों फॉस्फोरस की एक खास बात है कि फॉस्फोरस के अंदर केमिल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो डार्क में अपने आप ग्लो करता है। आप लोगों को जो बच्चे CBSE बोर्ड से होंगे या जो बच्चे थोड़े वेब सीरीज़ के शौकीन होंगे, उनको पता है एक शो आता है शर्लक होम्स, और जो कि आर्थर कॉनन डॉयल नाम के एक लेखक थे जो कि 1880 से 1900 तक में इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। उन्होंने कई सारी संरचनाएं की हैं शर्लक होम्स को लेके। शर्लक होम्स के जनक हैं वो। शर्लक होम्स एक काल्पनिक कहानी है। तो उसमें एक नॉवेल है सर आर्थर कॉनन डॉयल का, जिनको नाइटहुड मिला इसीलिए उनको सर बोलते हैं। उनका एक नॉवेल है हाउंड्स ऑफ द बास्करविल। तो CBSE बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनमें कई लोगों में ये नॉवेल चलती है हाउंड्स ऑफ द बास्करविल। उसमें वहाँ उस हाउंड्स ऑफ द बास्करविल में क्या होता है कि एक लोगों को लगता है कि बास्करविल एक जगह है इंग्लैंड में, तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे एक अजीब सा हाउंड रहता है। ठीक है, बहुत हाउंड मतलब राक्षस जैसा कह सकते हैं, बहुत बड़ा जानवर, और वो एक ख़ास परिवार के लोगों को टारगेट करता है। और कई जिन लोगों ने उस हाउंड को देखा है, उस हाउंड का चेहरा ग्लो करता है, तो लोगों को लगता है ये कोई सुपर नेचुरल एनिमल है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई सुपर नेचुरल एनिमल है। लेकिन बाद में जब अंत में शर्लक होम्स आता है, शर्लक होम्स जब
इस केस को सॉल्व करता है तो वो पाता है कि ये जो हाउंड है इसका चेहरा इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि इसके चेहरे पे उसके मालिक ने, जो उसको ऐसा फील करवाना चाहता था कि ये सुपर नेचुरल हाउंड है, उसने उसके चेहरे पे फॉस्फोरस पोत रखा होता है। और रात के टाइम जब वो कुत्ता घूमता था तो उस फॉस्फोरस की वजह से उसमें केमिल्यूमिनेसेंस था, तो रात में वो कुत्ते का चेहरा जो वो क्या करता था, अंधेरे में ग्लो करता था। और उस समय, ये जिस समय की कहानी लिखी हुई है, उस समय लोगों को, आज के समय में भी लोगों को इतनी जानकारी कहाँ है। मतलब आप अगर गाँव में चले जाएँ तो लोगों को पता होगा क्या कि फॉस्फोरस ग्लो करता है लाइट में। तो उस समय 1890s में, 1899 में फॉस्फोरस ग्लो करता था, ठीक है। तो लोग उसको एक सुपर नेचुरल, एक मतलब जो ऐसा जानवर समझते थे जो कि असली नहीं हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये कोई सुपर नेचुरल भूतिया जानवर है, ठीक। तो फॉस्फोरस की एक खास बात हो गई। अब मैं तुमको बताता हूँ, जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है मुन्ना, वाइट फॉस्फोरस के बारे में मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि जब वाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे हम लोग हीट करते हैं तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये दूसरे एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इस रेड फॉस्फोरस को फिर से हीट करते हैं तो ये अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वाइट फॉस्फोरस से हमको अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस बनाना है तो सबसे पहले इसको 573 केल्विन पे हीट करके हमको इसको रेड फॉस्फोरस बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आगे फर्दर जब इस रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो ये अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस बन जाता है। वहीं पे अगर हम लोग वाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पे, मतलब प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा, 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा का प्रेशर आप अगर रखते हैं और 473 केल्विन रखते हैं तो ये वाइट फॉस्फोरस को आप लोग डायरेक्ट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस का, ठीक है। अब मैं, जैसे कि देखो आपने आप जानते होंगे, नाइट्रोजन के हाइड्राइड को बोलते हैं अमोनिया और फॉस्फोरस के हाइड्राइड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फीन। तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया और फॉस्फीन, अमोनिया के बारे में पढ़ चुके हो, अब फॉस्फीन के बारे में पढ़ो। देखो फॉस्फीन जो होता है, सबसे पहले देखते हैं कि एक तो देखो फॉस्फीन एक जहरीला गैस होता है, ठीक है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा सेल्फोस, ठीक है, जिसको गांव में सल्फास बोला जाता है। कई गांव में बहुत सारे किसान कर्ज से तंग आके सल्फास, जो कि अपनी भाषा में वो सल्फास बोलते हैं पर जिसको सेल्फोस बोला जाता है, सेल्फोस को खा के अपनी जान दे देते हैं। और कई गांव में पाए जाने वाले जो जोड़े होते हैं, जो प्यार में एक दूसरे के पागल होते हैं, वो भी अपने पार्टनर के ना मिलने, अपने पार्टनर के रूठने की वजह से या उसकी कहीं शादी हो जाने की वजह से सल्फास खा के अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि ऐसा बहुत गलत बात है, ठीक है। अब किसी भी दूसरे इंडिविजुअल की वजह से अगर आप अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं तो यानी कि ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो देखिए, तो सल्फास क्या होता है, सल्फास बेसिकली कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, ठीक है। ये जो Ca3P2 लिखा हुआ है इसी को हम लोग सल्फोस बोलते हैं या फिर आपके भाषा में सल्फास। अब हम जब इस सल्फास को, ये आदमी है, इसका ये पेट है, ठीक है, यहाँ पे इसका पेट है, पेट में मौजूद होता है वाटर। अब जब ये आदमी सल्फास को खाता है तो जब सल्फास इसके पेट में जाता है तो देखो कैल्शियम फॉस्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है कैल्शियम फॉस्फाइड। अब जब ये वाटर के प्रेजेंस में आता है, ठीक है, अब देखो वाटर 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक होता है OH- वाला पार्ट और एक H+ वाला पार्ट। अब कैल्शियम फॉस्फाइड का जो कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होगा, ठीक है, तो जो कैल्शियम फॉस्फाइड में जो चार्ज होगा वो अपने के अपोजिट चार्ज वाले के वाटर के स्ट्रक्चर्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे आप देखिए कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाटर के OH- वाले पार्ट को खींचेगा,
फॉस्फोरस पे निगेटिव चार्ज है तो ये H वाले पार्ट को खींचेगा, तो फॉस्फोरस के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज, तो ये 3 हाइड्रोजन खींच के क्या बना देगा, फॉस्फीन बना देगा। और कैल्शियम क्या बना देगा, कैल्शियम 2+ क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ये OH- को अपनी तरफ बुलाएगा, और फॉस्फोरस पे निगेटिव चार्ज तो ये H+ को अपने पास बुलाएगा। और कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन। पेट में बनता है फॉस्फीन सल्फोस खाने की वजह से, जो कि क्या करता है, आपके गट की लाइनिंग जो होती है, जैसे गट के ऊपर यहाँ जो लाइनिंग होता है ना, इसको फाड़ने लगता है, और इसकी वजह से इतना पेन होता है सल्फास खाने के बाद कि आदमी की डेथ हो जाती है। अंदर से पूरी जो गट की लाइनिंग होती है ना, उसको चीड़ फाड़ के रख देता है ये फॉस्फीन गैस, बहुत ज़्यादा फ्यूमिगेटिंग होता है। तो इस फॉस्फीन के पेट में बनने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और आप समझ गए हैं कि कैल्शियम फॉस्फाइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फीन कैसे बनेगा। अगला जो है मुन्ना, अगला जो रिएक्शन है, इसमें हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड बना रहे हैं HCl के साथ। अब यहाँ पे भी वही चीज़, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और फॉस्फोरस के ऊपर निगेटिव चार्ज, और HCl भी 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, Cl के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन को खींच लेता है, कैल्शियम Cl को खींच लेता है और बना लेता है CaCl2, और साथ में हमको इस केस में भी क्या मिलता है, फॉस्फीन गैस मिलती है। तो ये फॉस्फीन गैस जो होती है, ये क्या होती है, ये जहरीली गैस होती है। और एक और मैं आपको यूज़ बता दे रहा हूँ फॉस्फीन गैस का, याद रखिएगा, इसको होम सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है, होम सिग्नल में, ठीक है। अब यही क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड के बड़े बड़े कनस्तर होते हैं, ठीक है। कैल्शियम पहले इस्तेमाल किया जाता था, आजकल तो फिर रेडियो टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आजकल इसका इंतज़ार नहीं। जैसे पहले समुद्र में जब जहाज़ें फंस जाती थी कहीं और उनको हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो कैल्शियम फॉस्फाइड के कनस्तर में ऊपर से छेद करके डाल देते थे पानी में। अब पानी के साथ रिएक्ट करता था कैल्शियम फॉस्फाइड, तो बना देता था फॉस्फीन। अब फॉस्फीन एक बहुत ही डेंस वाइट कलर का धुआं निकालता था, और इस धुएं की वजह से अगर दूर कोई ज़मीन है या फिर कोई लाइट हाउस है या कोई दूसरा शिप है, उसको दिख जाता था वो धुआं, तो उनको पता होता था कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो वो लोग जाके उनकी मदद करते। तो PH3 किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, होम सिग्नल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो फॉस्फीन को लैब में किस तरह बनाते हैं। तो फॉस्फीन में लैब में बनाने के लिए क्या करते हैं, P4 वाइट फॉस्फोरस, याद है मुन्ना, वाइट फॉस्फोरस को NaOH और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फॉस्फीन मिलता है, साथ में हमको मिलता है NaH2PO2, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोसल्फाइड। अब देखो सल्फाइड कंफ्यूज मत होना, सल्फाइड इस तरह भी लिख सकते हो और सल्फाइड इस तरह भी लिख सकते हो, बस ये ब्रिटिश तरीका है, ये अमेरिकन तरीका है लिखने का। तो आप सल्फाइड F से भी लिख सकते हो और PH से भी लिख सकते हो। तो लैब में वाइट फॉस्फोरस को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और वाटर के साथ, तो हमको क्या मिलता है, फॉस्फीन गैस मिलती है। तो इतना फॉस्फीन के बारे में आपको आज के क्रैश कोर्स में जानने को मिलेगा। और अगर फर्दर जानकारी आपको चाहिए तो कहीं भी और लेक्चर ना देखो, जाके एक किताब उठा लो, जो कि बहुत पतली सी किताब होती है, सस्ती सी मिलती है, जिसको NCERT कहते हैं, क्योंकि NCERT आपको 180 में 180 दिलवाएगी नीट में। देखिएगा, आज से 2-3 महीने बाद जब नीट का एग्ज़ाम होगा, हम बाइट लेने जाएंगे, अगर मान लीजिए हम बच्चों से बात करेंगे सेंटर के बाहर, तो वो बोलेंगे सर, मैं पूछूंगा उनसे, आपको आज मैं बोल रहा हूँ और मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि NCERT से कितने सवाल आए थे। देखना 99% बच्चे जितने से मैं बात करूँगा वो बोलेंगे कि सर सारे क्वेश्चन NCERT से थे। फिर उनका रिजल्ट आएगा, अगर सारे क्वेश्चन NCERT से थे तो उनको 180 में 180 पाना चाहिए केमिस्ट्री में। अरे 180 में 180 नहीं भाई, तो कम से कम 180 में से 175 पा जाओ, ठीक है, 175 पा जाओ, 170 पा जाओ, कुछ तो इतना तो पा ही सकते हो, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो जब NCERT में से ही सारे सवाल आते हैं, तो क्यों अपनी लाइफ को रिस्क पे ला रहे हैं। 170 ले आओ ना, NCERT से ही आता सारा क्वेश्चन, अच्छे लाओ। कहने को तो सब कहेंगे हाँ NCERT से थे, लेकिन ला नहीं पाएगा कोई। अब बात करते हैं बच्चों, बाहर जाना तो इसलिए जल्दी थोड़ा इसको खत्म करते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड की बात करते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड 2 टाइप के मेनली फॉस्फोरस हैलाइड देखने को मिलते हैं, एक है तुम्हारा PCl3, एक है तुम्हारा PCl5।
PCl3 का तुम्हारे सामने बच्चों स्ट्रक्चर ये है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास नहीं। ऑर्गेनिक में मेनली इसका यूज़ पढ़ेंगे। सबसे बड़ा यूज़ जो PCl3 का होता है वो हाइलोजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं PCl5 के बाद। अब देखो PCl5 का इनऑर्गेनिक में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि वैसे तो PCl5 जो तुम्हारा है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। ट्राइगोनल TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में, जब बच्चों सॉलिड स्टेट में ये होता है तो ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है, देखो PCl5 जो होता है, PCl5 से देखो मान लो ये PCl5 है, यहाँ से एक Cl- बाहर निकल जाता है, और जब यहाँ से एक Cl- बाहर निकल गया तो ये बचता है PCl4+ और Cl-। अब जो दूसरा कोई PCl5 कहीं बैठा होगा, क्योंकि जब PCl5 का जो सैंपल होता है उसमें एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं PCl5 का। अब दूसरा जो PCl5 का जो सैंपल होगा उसके पास d ऑर्बिटल खाली होता है। अब ये Cl- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके d ऑर्बिटल में डाल देगा, तो ये PCl5 से कन्वर्ट हो जाएगा PCl6-। अब देखो दो आयन हैं तुम्हारे पास, PCl6-, PCl4+, दो आयन्स हैं, तो PCl4+ यानी कि कैटायन और PCl6- यानी कि एक एनायन, ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये आपस में ये दोनों आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहले डाइऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डाइऑक्सीजन के बारे में कि रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स। ये जनरली सारे मेटल्स और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, लेकिन Au और प्लेटिनम यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों महंगे आभूषणों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसीलिए ये महंगे आभूषण में। अब ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए ना कि जैसे मान लो मम्मी है हमारी, मम्मी जी, वो एक हार पहन के शादी में गई, शादी में खाना ना खा रही है, पता चला ऑक्सीजन तो मौजूद ही होगा भाई, क्योंकि बारात में सारे लोग जिंदा हैं, यानी कि ऑक्सीजन तो मौजूद है। पता चला कि ये जो सोने का हार मम्मी पहनी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गई थी, तो पीले पीले कलर का था, वो आप शादी में हरा कलर का हो गया या फिर ब्राउन कलर का हो गया, मुर्चा लग गया उसमें, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना भाई कि पीला पीला पहन के गई थी और उसमें वो हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए नोबल मेटल होता है, और इसीलिए वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि पहले के समय में लोग आभूषण उसे समझते थे कि जो जल्दी खराब ना हो, और वो कभी खराब नहीं होता था, ठीक है। और नोबल गैसेस के साथ नहीं रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन AuOPT के साथ और ग्रुप 18 के साथ यानी कि नोबल गैसेस के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन आप सबको पता है, यही सब फालतू बातें हैं कि UV रेस से बचाता है, फलाना ढिमकाना, बचपन से पढ़ते आओ, इतना समय नहीं बर्बाद करूँगा इस पर। जो जिस चीज़ पे समय बर्बाद करूँगा वो है कि ओजोन का टेस्ट। अगर कहीं ओजोन मौजूद है तो उसको टेस्ट कैसे करोगे, तो क्या करते हैं ना, Hg मतलब वो मरकरी लिक्विड फॉर्म थर्मामीटर वाला माल, उसको जब ओजोन, अगर मान लो ओजोन टेस्ट, ओजोन को कंफर्म करना है, मान लो कोई गैस है, तुमको कंफर्म करना है कि वो ओजोन है, तो उसको मरकरी के थ्रू पास करो। उसके बाद क्या होता है, मरकरी जो होता है वो Hg2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम लोग जानते हो मरकरी जो होता है वो एक मिनिस्कस बनाता है, उभार जैसा होता है ना, और जब मरकरी के थ्रू O3 को पास करते हो, O3 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है Hg2O में, मतलब Hg से Hg+1 में चला जाता है मरकरी, और इसके जाने की वजह से ये मिनिस्कस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी, ठीक है, लॉस ऑफ मिनिस्कस। तो अगर तुमने ओजोन पास किया, ठीक है, अगर कोई गैस पास किया जिसको तुम्हें चेक करना है कि वो ओजोन है कि नहीं, और मरकरी का जो मिनिस्कस था अगर वो ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो यानी कि ये कंफर्म हो जाता है कि मरकरी जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और ऑक्सीडाइज किया है ओजोन ने इसको। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। याद रखना ये टेस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर बात करते हैं बच्चों सल्फर के ऑक्साइड के बारे में। तो SO2 के बारे में एक बात मैं बता देता हूँ कि एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ, अब वाटर के साथ
जो अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। और एसिडिक ऑक्साइड का ये एक और काम होता है कि बेस के साथ ये रिएक्शन करते हैं। तो NaOH एक बेस है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2SO3 और वाटर। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड Cl2 के साथ रिएक्ट करके SO2Cl2 बनाता है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए। तो तीन कंपाउंड फास्फोरस के, देखो 2 कंपाउंड फास्फोरस के PCl3, PCl5 और SO2Cl2, ठीक है। ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बात करते हैं अब, देखो मॉइस्ट SO2, मतलब SO2 जब थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन में वाटर के साथ रहता है तो ये स्लाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को Fe3+ के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर +3 से +2 में भेज रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। MnO4- के साथ जब SO2 को रिएक्शन कराते हैं तो ये इसको Mn+2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। हाँ चलो, मतलब +6 में था Mn और उसको +2 में कन्वर्ट कर देता, तो यानी कि रिडक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ऑक्साइड सल्फर का पढ़े। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है मुन्ना, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि इनमें से किस प्रोसेस से आप सल्फ्यूरिक एसिड को बना सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो कौन सा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ O2 गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करते हैं, पहले से अगर हमारे पास जो H2SO4 मौजूद होता है उसके साथ फ्यूज़ करा देते हैं, तो हमको मिलता है H2S2O7। इसको बोलते हैं बच्चों ओलियम। और जब इस ओलियम को वाटर के साथ डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूशन का मतलब ये कह सकते हो कि जब ओलियम में वाटर डालते हैं तो हमको H2SO4 मिल जाता है अपने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन। अब मतलब जितने कंसंट्रेशन का आपको H2SO4 चाहिए उस हिसाब से आप उसमें डाइल्यूट करिए, उस हिसाब से आप पानी डालिए और आपको H2SO4 मिल जाएगा। तो ये बात कर ली हम लोगों ने। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वाटर में जब डालते हैं तो ये H3O+ देता है और HSO4- देता है। जब इसका हम लोग एसिड कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट इसका निकालते हैं, Ka की वैल्यू जो निकालते हैं तो आता है 10 से ज़्यादा आती है K की वैल्यू। अब Ka की वैल्यू निकालने का तरीका होता है H3O+ का कंसंट्रेशन, HSO4- का कंसंट्रेशन अपॉन H2SO4 का कंसंट्रेशन और H2O का, ठीक है। तो Ka की जो वैल्यू है 10 से ज़्यादा है, जितना Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा वो H+ जल्दी देता है, जितना ज़्यादा H+ जल्दी देता है यानी कि उतना अच्छा एसिड होता है। फिर HSO4 जो माइनस, अब हम लोग ये जानते हैं H2SO4 डाई बेसिक एसिड होता है, यानी कि 2 H+ देता है, लेकिन दोनों H+ बराबर प्यार से नहीं देता। पहला वाला देगा तो Ka की वैल्यू आती है 10, दूसरा वाला जब HSO4- देता है H+, अच्छा H+ देता है तो वाटर के साथ ये H+ रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये H3O+ मतलब H+ ही है। और SO4 उस समय Ka की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻²। Ka की वैल्यू जितनी कम होती है H+ देने में कठिनाई उतनी ज़्यादा होती है। तो पहले वाले में जब H+ देता है तो Ka1 जो है वो है तुम्हारा 10, लेकिन Ka2 जो है वो तुम्हारा 1.2 × 10⁻² है, यानी कि H2SO4 पहला H+ तो आसानी से दे देता है लेकिन दूसरा आसानी से नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने लायक। और देखो एक और बात जान जाओ कि H2SO4 जो होता है वो एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जनरली जिसको HNO3 ऑक्सीडाइज करता है, जनरली उसको H2SO4 क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग क्लास में इतना ही रखते हैं।